हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है, ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, इस बात पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी ने देख लिया कि कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें विवाद है, लेकिन उसके बाद भी लोग जो अपने आंसर्स बता रहे हैं काफ़ी हाई बता रहे हैं। बट आपको विश्वास करके रखना है कि कट ऑफ जो है वो 90 के आसपास रह सकती है, ठीक है। और जो इस कट ऑफ के आसपास है उनको आगे क्या देखना चाहिए मेंस के लिए, मैं इस वीडियो में मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करने वाला हूँ कि मेंस में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो मेंस में सफलता पाने को कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका क्या होता है, जो सक्सेस गारंटी करता है, उसमें तरीका ये होता है कि आप आंसर राइटिंग मास्टर करें, ठीक है। आंसर राइटिंग के कुछ बेस्ट तरीके मैं टॉपर कॉपी से उठा के नोट करके आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आप फॉलो कर सकते हैं और टॉपर की कॉपी में मैच भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको मिलेंगी इस वीडियो में, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंस है, पीवाईक्यूज, थीम, करंट अफेयर कहाँ से करें, रिवीजन और फाइनली सिलेक्शन। तो ये पूरा टॉपिक है इस वीडियो का। आइए बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं कि टॉपिक को, ठीक है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्रयागराज पीसीएस, इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस की होलिस्टिक तैयारी करवाई जाती है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर स्टडी मटेरियल। सो आगे बढ़ते हैं। मेंस में आखिरकार सफलता पाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, तो हमने जैसा कि शुरू में ही बताया कि आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के लिए मैं जो चीज़ें लेके आया हूँ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाला हूँ। कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं ये, ठीक है। उस पर आपको लिखना है डिटेल्स। तो कैसे आप फॉर्मेट फॉलो करेंगे, आंसर राइटिंग का क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आंसर आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखने हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग का एक आईबीसी मेथड होता है, जिसे आप सभी जानते हैं। आईबीसी मेथड क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। आई होप आपने सभी सुन रखा होगा, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं। सबसे पहले मैंने टॉपर्स की कॉपी ऑब्जर्व किया, आप भी देखिएगा। तो इस हिसाब से अपने आंसर्स को जो स्टार्ट करना है, वो एक लाइन जो स्टार्टिंग लाइन है उसकी मिड से स्टार्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बेटर व्यू आता है इसमें। एक मिनट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा बेटर व्यू आता है। तो आप यहाँ से आंसर स्टार्ट कीजिए। 2 या मैक्सिमम 3 लाइन के इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो आप मैक्सिमम 2 लाइन का इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन होने के बाद आपको क्या करना है, जिससे कॉपी आपकी नीट एंड क्लीन दिखे। तो लगभग जो ये बीच का गैप है वो 2 लाइन के बराबर का गैप आपको रख देना है, ठीक है। उसमें लाइन नहीं होती कॉपी में, ऐसे ब्लैंक पेज होता है, इसलिए आपको आइडिया लगा के 2 लाइन का गैप छोड़ देना है। उसके बाद एक हेडिंग डालनी है आपको, ठीक है। हेडिंग क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वही आपकी हेडिंग बनती है। जैसे गिव द मेजर डिटेल्स, ठीक है, ऑफ द प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ एंशिएंट यूपी, ठीक है। तो आप यहाँ से हेडिंग डाल देंगे कि मेजर साइट्स या फिर मेजर प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ एंशिएंट यूपी। ये आपकी हेडिंग बनेगी। हेडिंग मैक्सिमम 1 लाइन का ही ट्राई कीजिए, जिससे कि एक बॉक्स में आ जाए। ये लिखने के बाद आप इसको बॉक्स में कंप्लीटली ऐसे पैक कर देंगे, ठीक है, जिससे आपका ये विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। और ये इंट्रोडक्शन आपका 2 लाइन का हो जाएगा, ये मैंने बताया ही। और ये गैपिंग आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद आपको अपने जो सारे आंसर्स लिखने हैं वो पॉइंट फॉर्मेट में लिखने हैं, नंबर, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में लिखने से फायदा ये होता है कि एग्जामिनर के ऊपर प्रेशर बनता है कि आपने इतने पॉइंट लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नंबर देता है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है, ऐसा देखा गया है, ठीक। तो आपने नंबर 1 डाला, आपको सब हेडिंग में कुछ डाला, उस सब हेडिंग के आगे आपने ऐसे करके लिखा, ठीक, 2 लाइन या 1 लाइन जो भी आपने लिखा, और उसके साथ में एक एग्जाम्पल जरूर दिया। ऐसे सेकंड पॉइंट डाला, उसकी सब हेडिंग डाल के एक्सप्लेन किया, उसका एग्जाम्पल दिया। थर्ड ये एग्जाम्पल। तो स्टैंडर्ड तरीका जो होता है, आप 2 लाइन लिखिए, उसका एक्सप्लेन करके जो आप बात कर रहे हैं, और उसका एग्जाम्पल, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर आपके पास एग्जाम्पल है तो नंबर बहुत अच्छा मिल जाता है। हालांकि अगर आपका नहीं है तो भी आप काम चला सकते हैं। स्टार्टिंग में एग्जाम्पल वाला पॉइंट डाल दो और लास्ट में एग्जाम्पल डाल दो, बीच वाला आप सफल कर दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान जो रखना है आपको, अगर किसी क्वेश्चन में आप मैप ऐड कर रहे हो करस्पॉन्डिंग, जैसे इसमें बिल्कुल पॉसिबिलिटी है मैप को इंक्लूड करने की, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि पूरे इस पेज में यहाँ पे आप फिगर ऐड कर रहे हो। फिगर आपको ऐड करना है साइड में, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ जिससे आपको पूरा विजिबिलिटी रहे, ठीक है। इसको भी ठीक है। देखिए, आपको फिगर कैसे ऐड करना है, यहाँ साइड में आपको मार्क बना लेना है, बॉक्स में क्या फिगर है आपको लिख देना है। जैसे कि एंशिएंट साइट्स है तो यहाँ पे आप लिख देंगे एंशिएंट हिस्टोरिकल साइट्स, ठीक। बॉक्स बना दिया और यहाँ पे आपने मैप बनाया है, ठीक।
और जो जो चीज़ें आपको दिखानी है यहाँ पे मार्क करके और ये फाइनली बॉक्स में बंद कर देना है। तो इससे आपका पूरा पेज भी नहीं गया और एग्जामिनर जो चेक भी करेगा तो अपना ये चीज़ें पढ़ने में भी उसको रुकावट नहीं आएगी और वो फ्लो के साथ पढ़ेगा और आपका ये भी इंप्रेशन अच्छा जाएगा। इस वजह से नंबर ठीक मिलते हैं, ऐसा बताते हैं। ठीक है, कॉपी चेक करने वाले या बाकी जो भी लोग हैं वो ये बताते हैं कि इससे ज़्यादा हेल्प होता है इनको और एग्जामिनर को जितना ज़्यादा हेल्प होता है उतना अच्छा नंबर आपको वो दे देता है, बशर्ते आपने कंटेंट सही लिखा। और बाकी आप पढ़ रहे हैं तो कंटेंट सही लिखेंगे ही। आगे देखते हैं, जब आप ट्रांजिशन फेज में हो, मतलब आप आंसर से सेकंड हेडिंग पे जा रहे हो, तो फिर से लगभग 1 या 2 लाइन का आप वहाँ पे स्पेस छोड़िए जिससे कि साफ नीट एंड क्लीन दिखे। सेकंड हेडिंग आप डालिए टॉपिक का, उसके बाद फिर से सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। उसकी पॉइंट 1 डालना है, सब हेडिंग डालनी है, उसका एग्जाम्पल डालकर आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ये तो हो गया कैसे आपको बॉडी लिखनी है। ठीक है, ये बॉडी का ही है, इंट्रोडक्शन आपको पता है कि 2 लाइन का, और लास्ट में जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तो ऐसे ही पैराग्राफ चेंज करते हुए आप 2 से 3 लाइन में किसी, मतलब मान लीजिए अगर आपको किसी कमेटी का नाम पता है, जैसे वाटर से रिलेटेड कोई कमेटी है, ठीक है, तो आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन पे कमेटी, जैसे कस्तूरी रंगन कमेटी है, तो उसकी रिकमेंडेशन लिख के आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो आप बेसिकली ये ध्यान रखिए कि IBC मेथड में ऐसे आपको लिखना है। अब बीच बीच में आपको फ्लो चार्ट भी यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे बॉक्स बनाया आपने, सर्किल बनाया और उसके चारों तरफ स्पोक एंड हब मॉडल बना के आपने पॉइंट दिखा दिए, जैसे इशूज़ क्या क्या हैं। तो उसमें कितने तरीके होते हैं इस चीज़ को दिखाने के। तो देखिए इसमें ये भी एक जगह मैंने क्लब कर दिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं लगभग 6 जो फ्लो चार्ट हैं मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको। तो सबसे पहला फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं, ये क्लाउड एंड स्पोक मॉडल है। तो इसमें बॉक्स के अंदर क्लाउड जैसा शेप आप बनाते हैं और उसके अंदर जो आपका हेडिंग है आप वो लिख के उसके बाद स्पोक्स जैसा निकाल के जितना पॉइंट्स आपको लिख सकते हैं उतना इसमें बना देते हैं। थर्ड होता है ट्रायंगल मॉडल। तो ट्रायंगल मॉडल में जब किसी भी चीज़ की 3 डायमेंशन आपको दिखाने होते हैं, जैसे 3E इशू, जैसे एजुकेशन, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद जब आपको 4 डायमेंशन दिखाने हैं तो आप स्क्वायर बना सकते हैं, वहाँ पे चैलेंजेस दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितने डायमेंशन आपको याद हो उसी हिसाब से आप पॉलीगन यहाँ पे बनाइए और इसको कम्प्लीटली इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चौथा टाइप का, 5वें टाइप में होता है डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट। ठीक है, ये इथिक्स में बहुत ईजिली यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने कोई एक्शन लिया तो उस एक्शन का इफेक्ट क्या हुआ, अगर यस हुआ, इफेक्ट पॉजिटिव में आया तो फिर क्या क्या आउटकम्स आएंगे, अगर निगेटिव रिजल्ट हुआ तो क्या क्या आउटकम आएंगे, तो इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में एक ट्री डायग्राम होता है, इसको ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ट्री डायग्राम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप इसका जो ट्रंक है उसमें आप इशू लिख दीजिए, बेस पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है इशू उसको लिखिए और उसके आउटकम्स आप जितना ब्रांचेस बना के बता सकते हैं आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट जनरली टॉपर्स कॉपी में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर यूपी स्पेशल का पेपर है तो आप यूपी का मैप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यूपी का मैप आप बस रफली यूपी जैसा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने वीडियोज़ में बहुत बार सिखाया भी है कि आप यूपी के मैप को कैसे सेकेंड्स में बना सकते हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ बहुत ही रफ तरीके से। जैसे अगर आप चाहें तो इसको बना सकते, देखिए ऐसे करिए, ये विद इन सेकेंड यूपी का मैप है और लगभग यूपी का मैप लगे भी, बस इससे ज़्यादा कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये यूपी का मैप है, आप इसको यूज़ कीजिए। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, सिलेबस मस्ट है। सिलेबस को आपको याद करके रखना है। क्यों याद करके रखना है, क्योंकि सिलेबस से आपको कीवर्ड उठाने हैं। ठीक है, अगर आप एक बार सिलेबस उठाइएगा उसमें देखिए जितने भी PYQs आए हैं एटलीस्ट वो कीवर्ड उठाते हैं और ये क्या है, इसके क्या इम्प्लीकेशन है, बस ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप आंसर तभी लिख पाएंगे ना जब आपको कीवर्ड्स पता हो, तो आप कीवर्ड्स को यूज़ करके तभी आंसर आपका इफेक्टिव और फॉर्मल लगेगा। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस तो पहले याद कर लीजिए। 6 पेपर हैं, इसलिए आपको सिलेबस याद एकदम याद हो जाएगा। मतलब आप विश्वास कीजिए 4-5 बार पढ़ेंगे उसके बाद उसको लिख के भी कोशिश करेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा। और इन सिलेबस में भी अगर मैं मोस्ट प्रॉब्लम बताऊँ कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इथिक्स का GS4 तो एकदम बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप GS3 में जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है उसका भी रट लीजिए 3 प्रायोरिटी के साथ, उसके बाद भी बाकी आपको याद होना चाहिए। अगली बात करते हैं, सिलेबस के बाद अगला है आपका PYQs। ठीक है, PYQs में वो भी अनसॉल्व PYQs। क्यों, क्योंकि ये आपको हेल्प करते हैं थीम जानने में कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, उसके दिमाग में थीम क्या आ रही है। इससे क्या होता है, जैसे कभी कभी हम लोग को प्रिडिक्ट करने में भी ईजी होता है, पिछली बार ये पूछा है अब चांसेस ये है। ठीक, तो PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। ठीक है, तो उससे हमको थीम का आइडिया लग जाता है। उसके बाद बात करें तो करंट अफेयर लास्ट में बचता, लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर मेंस के लिए कैसे करना है, तो करंट अफेयर को सबसे लास्ट में आपको रखना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि एग्जाम से 10-15 दिन पहले जो होता है कि आप स्टैटिक तैयार कर रखे हो तो स्टैटिक का वेटेज 80% हो रहा है।
ठीक है। अब 20% में लास्ट में कंपाइलेशन आ जाता है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कंपाइलेशन निकालते हैं। आप किसी का भी एक कंपाइलेशन उठाएंगे और बेसिक बेसिक चीज़ें आप उसको पढ़ जाएंगे तो करंट के क्वेश्चन आप इजिली कर ले जाएंगे। करंट का रोल क्या है, आपको करंट का डेटा देता है, ठीक है। करंट का डेटा प्लस जो चल रही है उस समय की में घटनाएं, वो चीज़ की जानकारी आपको मिल जाती है। और टेस्ट सीरीज में भी लोग करंट के क्वेश्चन डालते हैं तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो आप करंट अफेयर्स को टेस्ट सीरीज के पेपर्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन करंट के होते हैं जो लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, उनमें से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो करंट का लास्ट में कंपाइलेशन ही बेस्ट होता है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। फिर अंतिम चीज़ है रिवीजन। जितना आप पढ़ रहे हैं अपने शेड्यूल के हिसाब से हर संडे या फिर हर तीसरे दिन, ठीक है, तीसरे या 5वें दिन 7वें दिन जैसा भी आपका सेटअप हो, रिवीजन का जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं इतना पढ़ने का, ठीक है। सो गुड लक। सेलेक्ट होने के बाद आप सोसाइटी की हेल्प कीजिए और एक अच्छे नागरिक बनिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी जानकारी के लिए। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।